ये केस आपको बताएगी कि कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को पर्सनल या प्राइवेट पिक्चर शेयर मत करो, वरना कब क्यों कैसे कौन सी घटना घटित हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज के केस में आपको पता चलेगा कि कैसे एक फोटो ने इतने बड़े क्राइम को जन्म दिया। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे अभिषेक मिश्रा केस के बारे में। छत्तीसगढ़ के भिराई शहर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 10 नवंबर 2015 की सुबह एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का एक अरबपति व्यापारी था जिसका नाम आईजी मिश्रा था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये बताता है कि इसका 34 साल का बेटा जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है कल रात यानी कि 9 नवंबर को घर से स्कॉडा कार लेकर निकला था। पूरी रात वो घर नहीं आया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और हमें अंदेशा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस इस अरबपति व्यापारी की बात सुनती है, उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की जाती है और तुरंत ही कुछ हाई रैंक ऑफिसर जांच पड़ताल करने के लिए आईजी मिश्रा के घर पहुंच जाते हैं। परिवार से बात करने पर पुलिस को मालूम चलता है कि अभिषेक मिश्रा नाम का ये जो लड़का लापता हुआ है इसकी उम्र तकरीबन 34 से 35 साल है। इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है। 9 नवंबर 2015 की शाम तकरीबन 7 या 8 बजे के आसपास ये अपनी स्कॉडा कार लेकर घर से निकला था। ये घर पे बोल के गया था कि कुछ घंटों में वो वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात बीत गई, ये वापस नहीं आया। और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये कहीं बाहर गया हो और रात को वापस ना आया हो या फिर इसने कॉल करके अपडेट ना दिया हो। अब इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और क्योंकि ये परिवार छत्तीसगढ़ का एक जाना माना अरबपति परिवार था, इनके पास तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों का इनके महीने का टर्नओवर था। इसीलिए पुलिस यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर देती है। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि अमीर घराने का इकलौता बेटा है, हो सकता है किसी ने पैसे के लिए किडनैप किया हो और सबसे पहले पुलिस जो है इसी एंगल में अपनी तलाश शुरू कर देती है। अब क्योंकि पुलिस को ये किडनैपिंग का केस लग रहा था तो पुलिस सबसे पहले परिवार के बताए अनुसार उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करती है जिसके साथ इनकी थोड़ी बहुत भी दुश्मनी है। उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इनके कंपनी में जो लोग काम करते थे, जिन लोगों को काम से कभी निकाला गया था, जिनके साथ कोई अनबन हुई हो, उन सभी की लिस्ट तैयार करके उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है। उनकी जांच पड़ताल की जाती है। पुलिस अपनी तरफ से अपना 100% दे रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। ये जो लिस्ट पुलिस ने तैयार की थी इसमें कोई भी व्यक्ति पुलिस को ऐसा नहीं मिलता है जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके। अब अगले दिन यानी कि 11 नवंबर 2015 को पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि रायपुर हाईवे के पास उन्हें एक स्कॉडा गाड़ी मिली है। अब क्योंकि पुलिस अच्छे से जानती थी कि अभिषेक मिश्रा भी अपनी स्कॉडा कार लेकर ही घर से निकला था, पुलिस उस जगह पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि ये कार किसी और की नहीं बल्कि अभिषेक मिश्रा की ही है। गाड़ी की अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, लेकिन गाड़ी के अंदर से कोई भी ऐसी सुराग या कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस को कोई लीड मिल सके। लेकिन पुलिस अंदाजा लगाती है कि अगर ये गाड़ी रायपुर हाईवे के पास मिली है तो ये हाईवे के टोल प्लाजा से जरूर गुजरी होगी और इसी के चलते पुलिस उस टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। रात के तकरीबन 9 या 10 बजे के आसपास वो गाड़ी उस टोल प्लाजा से गुजरी थी और यहाँ पर पुलिस को पहली लीड मिलती है कि उस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति अभिषेक मिश्रा नहीं बल्कि कोई और था। अब ये व्यक्ति कौन था इस बारे में तो पुलिस को मालूम नहीं चला क्योंकि फुटेज इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, बट इतना पुलिस को मालूम चल गया था कि उस गाड़ी को अभिषेक मिश्रा नहीं चला रहा था। अब पुलिस यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी तैयार करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के इस इलाके में नक्सलियों का काफ़ी ज़्यादा आतंक था। अक्सर जो नक्सली है वो यहाँ पे अमीर घरानों के बच्चों को या लोगों को किडनैप किया करते थे। तो पुलिस यहाँ पे एक थ्योरी बनाती है कि अभिषेक मिश्रा क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति था तो हो सकता है कि इस इलाके के नक्सलियों ने उसको किडनैप किया हो
और उन्हीं में से एक नक्सली उसकी गाड़ी को हाईवे के किनारे खड़ी करके चला गया हो। अब पुलिस अपने इसी एंगल पे अपनी छानबीन शुरू कर देती है। एक दिन और बीत जाता है। अब दिन आ जाता है 12 नवंबर 2015 का, जब अभिषेक मिश्रा के पिता आईजी मिश्रा को एक कॉल आता है। उस कॉल पे उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, उसे छुड़ाना है तो पैसे का इंतजाम कर लो। इतना कहने के बाद ये कॉल कट जाती है। जैसा कि पुलिस को अंदेशा था कि अभिषेक मिश्रा का किडनैप हुआ है, पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करती है तो मालूम चलता है कि भिलाई से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर एक इलाके से कॉल किया गया था। ये सिम भी किसी ने नया खरीदा था और फेक आईडी पे लिया था। तो इस सिम को ट्रैक तो पुलिस कर लेती है, लेकिन ये मालूम नहीं चलता है कि ये किसकी आईडी पे है या फिर किसने कॉल किया है। अब पुलिस का ये जो नक्सली वाला एंगल था, ये कुछ हद तक साबित हो गया था, क्योंकि जब आईजी मिश्रा को यानी कि अभिषेक मिश्रा के पिता को जब कॉल आया तो उधर से बोलने वाला व्यक्ति ने लाल सलाम बोला था। अक्सर जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में है, उसमें जो नक्सली है वो आपस में बात करते वक्त भी लाल सलाम बोला करते थे। तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस केस में जो है नक्सलियों का ही हाथ है। देखिए, क्योंकि ये केस एक अरबपति व्यापारी के बेटे की किडनैपिंग का था, तो ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि उस टाइम 2015 के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी छत्तीसगढ़ के आईजी को कॉल करके इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की मांग की थी। और इसी के चलते 500 से ज़्यादा पुलिस वाले इस केस पर काम कर रहे थे। 2000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर की जो जांच है वो पुलिस कर रही थी। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि किसी नक्सली ने इस लड़के को किडनैप किया है। तो पास्ट में हुए किडनैपिंग जो भी नक्सलियों ने की थी, उनके जो केसेस हैं उनकी फाइल निकाली जाती है, उनको स्टडी किया जाता है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि किसी भी केस में कोई नक्सली कॉल करते वक्त विक्टिम के परिवार को लाल सलाम नहीं बोलता है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये बताया गया कि लाल सलाम शब्द का यूज़ जो नक्सली है वो आपस में बात करते टाइम करते थे। यानी कि यहाँ पे पुलिस को थोड़ा डाउट ये भी हो रहा था कि कहीं जानबूझकर इस केस को नक्सली किडनैपिंग का रूप तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही पाया जाता है। पुलिस देखती है कि जितने भी नक्सलियों ने किडनैपिंग की है, किसी भी विक्टिम को कॉल करते वक्त उन्होंने लाल सलाम शब्द का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ से पुलिस को मालूम चल जाता है कि इस केस को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है किडनैपर के द्वारा, जबकि इसमें नक्सलियों का हाथ नहीं है। साथ ही पैसे के लिए 12 नवंबर 2015 को जो कॉल किया गया था, उसमें ये भी नहीं बताया गया था कि कितने पैसे और कहाँ पे देने हैं, और ना ही उसके बाद दोबारा कोई कॉल आया था। इसका सीधा सा मतलब यही था कि इस किडनैपिंग को पैसे के लिए नहीं किया गया है, और हो सकता है कि ये कोई किडनैपिंग ना ही हो, ये पुलिस को भटकाने के लिए एक प्लान था। और पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है। अब पुलिस यहाँ पे फिर से अभिषेक मिश्रा की सीरियल यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड खंगालती है। उसमें 1000 से ज़्यादा नंबर पुलिस को मिलते हैं। पुलिस बारी बारी से सभी की जांच करती है। इसमें कुछ उसके दोस्त, कुछ उसके रिश्तेदार थे, कुछ उसके साथ काम करने वाले लोग थे। ऐसे ही नंबरों की जांच होती है और यहाँ पे पुलिस को एक नंबर मिलता है। ये नंबर एक लड़की का था और लड़की का नाम किमसी जैन था। पुलिस को हालांकि इस पर शक करने की कोई वजह तो नहीं मिली, क्योंकि अक्सर बाकी नंबरों की तरह इस नंबर पे भी अभिषेक मिश्रा कॉल किया करता था। लंबी इनकी बातें भी चलती, लेकिन पुलिस ने एक अंदाजा लगाते हुए किमसी जैन का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। तो पुलिस को मालूम चलता है कि अभिषेक मिश्रा के पिता जो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज है, उनमें अभिषेक मिश्रा डायरेक्टर की पोस्ट पे था, और उसी दौरान उसी कॉलेज में उसकी पर्सनल सिक्योरिटी प्लस एचआर की पोस्ट पे जो लड़की काम करती थी, उसी का नाम किमसी जैन था। जब इसके बारे में और छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि उस दौरान अभिषेक मिश्रा और किमसी जैन में
काफी नजदीकियां थी। ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन 2013 के लास्ट में किमसी जैन ने ये जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसकी विकास जैन नाम के एक लड़के से शादी हो गई थी। साथ ही अभिषेक मिश्रा की भी शादी हो गई थी। अब पुलिस को हालांकि इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस किमसी जैन से पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि 9 नवंबर 10 नवंबर के आसपास वो कहाँ थी। उसकी मोबाइल लोकेशन भी चेक की जाती है, तो मालूम चलता है कि उसकी मोबाइल लोकेशन भी घर पे ही थी। साथ ही वो भी घर पे ही थी। वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि अभिषेक मिश्रा से पास में उसके कुछ रिलेशन रहे थे, लेकिन अब शादी के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। अक्सर वो फोन पे बातें भी किया करते थे, तो पुलिस को यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लगता है। इसीलिए किमसी जैन शक के दायरे से बाहर हो जाती है। अब किमसी जैन के साथ पूछताछ करने पे या फिर 1000 से ज़्यादा नंबर को चेक करने के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और अभिषेक मिश्रा की किडनैपिंग को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया था। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था, बट पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में वो किस तरफ से जांच शुरू करे, क्योंकि जिधर से भी वो जांच शुरू करते घूम फिर कर वो उसी जगह पे आ जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया होता था। अब पुलिस एक बार फिर से अभिषेक मिश्रा की जो मोबाइल लोकेशन है 9 नवंबर 2015 की शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की, जब उसको दोबारा से डीपली एनालाइज करती है तो वो पाती है कि 8:30 या 9 बजे के आसपास अभिषेक मिश्रा की मोबाइल लोकेशन स्मृति नगर थी। अब ये स्मृति नगर में क्या स्पेशल था मैं आपको बताती हूँ। जो किमसी जैन नाम की लड़की थी वो भी स्मृति नगर में ही रहती थी और जो अभिषेक मिश्रा की लास्ट कुछ कॉल्स चेक की जाती है उसमें उसने किमसी जैन के साथ काफ़ी बात की, यानी कि पुलिस का शक फिर से किमसी जैन की तरफ ही जा रहा था। पुलिस एक बार फिर से किमसी जैन के घर पे जाती है और वहाँ पे पुलिस को किमसी जैन के अलावा उसका पति विकास जैन भी मिलता है। पुलिस को देखने पे विकास जैन के चेहरे के हाव भाव कुछ बदल जाते हैं और पुलिस को यहीं पे थोड़ा सा डाउट होता है। तो पुलिस विकास जैन का मोबाइल लेकर उसकी लोकेशन जब चेक करती है तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। और ट्विस्ट ये आता है कि 9 नवंबर 2015 की शाम जहाँ जहाँ पर अभिषेक मिश्रा गया था, जहाँ जहाँ पे उसकी मोबाइल लोकेशन थी, वहीं वहीं की मोबाइल लोकेशन विकास जैन की भी थी, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी कि 9 नवंबर की रात 8 बजे से लेकर 11 या 12 बजे तक अभिषेक मिश्रा के साथ विकास जैन था। जब इस बारे में विकास से पूछा जाता है तो वो बिल्कुल डिनाई कर देता है। उस दिन वो कहीं और किसी काम से गया हुआ था, लेकिन इन दोनों की मोबाइल लोकेशन चीख चीख कर ये कह रही थी कि ये दोनों एक साथ थे और इसी शक के आधार पर विकास जैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है तो ये केस पानी की तरह साफ हो जाता है, क्योंकि विकास जैन ने ये कबूल कर लिया कि अभिषेक मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी हत्या खुद विकास जैन ने अपनी पत्नी किमसी जैन और अपने चाचा अजित सिंह के साथ मिलकर की है। जिस कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस दर दर भटक रही थी, 500 से ज़्यादा पुलिस वाले 1 महीने से उसे ढूंढ रहे थे, वो उनके स्मृति नगर में ही रह रहा था। अब पुलिस यहाँ पर अजीत सिंह को भी अरेस्ट कर लेती है, जो विकास जैन का चाचा था। साथ ही किमसी जैन को भी अरेस्ट कर लेती है और जब इन तीनों को बिठाकर इंटरोगेट किया जाता है तो इस मर्डर की वजह भी सामने आ जाती है। दरअसल 2013 में जिस वक्त किमसी जैन शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में एचआर और पर्सनल सिक्योरिटी के पोस्ट पे काम करती थी, उस दौरान किमसी जैन और अभिषेक मिश्रा में नज़दीकियां बनी हुई थी। दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे। इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन भी थे। अभिषेक मिश्रा की पहले शादी हो गई थी, उसके बाद किमसी जैन ने भी शादी कर ली थी विकास जैन से, लेकिन जो अभिषेक मिश्रा है वो अभी भी किमसी जैन से संबंध बना के रखना चाहता था और इसी के चलते वो अक्सर किमसी जैन से बातें किया करता था, उससे मिला जुला करता था।
करता था। बट एक स्टेज पे आकर किमसी जैन को ऐसा लगा कि अब उसे अभिषेक मिश्रा से दूर हो जाना चाहिए, इसीलिए उसने अभिषेक को अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक मिश्रा को ये अवॉइडनेस अच्छा नहीं लगा और उसके पास किमसी जैन के कुछ पर्सनल फोटोज थे, जिसके आधार पर वो किमसी को ब्लैकमेल करने लगा। अब इसी के चलते जो किमसी है वो कुछ दिन तक इन बातों को छिपा कर रखती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब पति को बताना ही पड़ेगा तो सारी बातें वो अपने पति विकास जैन को बता देती है। विकास जैन भी पेशे से एक बिजनेसमैन था, ये भी काफी पैसे वाला व्यक्ति था। अब ये देखता है क्योंकि अभिषेक मिश्रा एक अमीर खानदान का बेटा है, वो थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है, तो उसको प्यार से समझाना सही नहीं है। इसीलिए विकास जैन ने अपने चाचा अजित सिंह को प्लान में शामिल करा और साथ ही किमसी जैन को भी प्लान में शामिल करता है और ये लोग मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। अब 9 नवंबर 2015 की शाम को किमसी अभिषेक मिश्रा को कॉल करती है और कहती है कि घर पर मैं अकेली हूँ, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। इसीलिए जो अभिषेक मिश्रा है वो अपनी एस्कॉर्टा कार लेकर निकल जाता है। वो सबसे पहले स्मृति नगर में किमसी जैन के घर जाता है। मौका देखकर वहाँ पर छिपे हुए विकास और उसका चाचा अजित अभिषेक के सर पर भारी रॉड से वार करते हैं। वो जमीन पे गिर जाता है और फिर एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को विकास जैन अपने ही गार्डन में एक गड्ढा खोदकर दफना देते हैं और उसके ऊपर कुछ सब्जियां लगा देते हैं। उसके बाद वो अभिषेक की गाड़ी को लेकर रायपुर हाईवे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो एक गलती कर देता है। गलती ये करता है कि अभिषेक मिश्रा का मोबाइल भी उसी गाड़ी में रखा हुआ था, साथ ही जो विकास जैन है उसका मोबाइल भी उसी के पास था। इसीलिए इन दोनों की लोकेशन 9 नवंबर की शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक ही जगह पे देखी गई थी। एक छोटी सी गलती की वजह से विकास जैन का पूरा प्लान फेल हो गया। अब पुलिस विकास जैन के घर जाती है, उसके गार्डन में गड्ढा खोदा जाता है। वहां से अभिषेक मिश्रा की डेड बॉडी को निकाली जाती है। उसकी डेड बॉडी का DNA टेस्ट कराया जाता है जो पॉजिटिव आता है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये डेड बॉडी अभिषेक मिश्रा का ही है। अब सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर विकास, किमसी और विकास के चाचा अजित को कोर्ट में पेश किया जाता है। लंबी कार्यवाही के बाद विकास जैन और उसके चाचा अजित जैन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन किमसी जैन को कोर्ट की तरफ से छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 1 साल ही थी। साथ ही यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट सबूत नहीं मिला था जिसमें ये साबित होता कि किमसी जैन भी इस प्लान में शामिल थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये कुछ कानून के लूप होल्स थे जिसके कारण कुछ अपराधी बच जाते हैं। इस पूरे हत्याकांड की जो मेन सस्पेक्ट थी जिसके कारण ये पूरा कांड हुआ, वो एक आज़ाद जिंदगी जी रही है। इस केस में अगर विकास जैन अपना मोबाइल घर पे रखकर जाता तो इनकी लोकेशन कभी मैच ना होती और इस केस का कभी खुलासा ना होता। साथ ही यहाँ पे जो किमसी जैन है, अगर वो चाहती तो इसके बारे में पुलिस में शिकायत कर सकती थी और अभिषेक मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अभिषेक मिश्रा के पिता IG मिश्रा का प्रभाव छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा था, तो किमसी और उसके पति विकास को लगा शायद पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, इसीलिए अभिषेक को रास्ते से हटाना ही ठीक होगा। तो आपके अनुसार यहाँ पे किसकी गलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।